मैं गुजारिश करूंगा 15 हाई कोर्ट के जज हैं यहाँ पे और चीफ जस्टिस, क्यों नहीं सू मोटो कॉग्निजेंस लेते? और कौन से केस होते हैं जिसमें सू मोटो कॉग्निजेंस लेनी होती है, मुझे बताइए। मेरी गुजारिश है, मैं एक अदब और एहतराम की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता। मेरी हमेशा कोशिश रहती है बिना किसी को ठेस पहुंचाए। अब आप मुझे बताइए, रोना आता है, मैं आपको एक चीज कहूंगा, सिंपली कि वो गरीब मस्कीन बच्चियां हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। पता नहीं उस माँ के ऊपर कितना दबाव होगा, उसको कहा होगा तुझे भी गोली मार देंगे, या उस माँ को कहा होगा तुझे पैसे दे देंगे, जिस तरह परवेज के केस में किया, निकी तवी वाले मसले में कत्ल हो गया ना, फिजल आउट हो गया ना। अब कोई बात नहीं कर रहा। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका। शकील सर, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में इतने काबिल और बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, फिर भी जो सैनिक कॉलोनी से जो मामला निकल कर के आया है, एक मर्डर केस को जो है एक एक्सीडेंटल केस जो है बनाने की कोशिश की गई है, और इसमें फैमिली मेंबर्स भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जो है वो डीसी साहब को अप्रोच किया और ये कहा कि हमें जो है बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो ये मर्डर जो है वो कहीं न कहीं दब जाता। और सबसे बड़ी चीज़ है, इतना पॉश एरिया है सैनिक कॉलोनी का, और कोई भी सामने निकल कर के नहीं आया, या इस बात की जानकारी, इस बात की भनक जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं लगी कि वहाँ पे गोलियाँ तक चल गई हैं, और उस गोली के कारण कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और वो जो लेडी थी, जो लड़की थी, उनकी डेथ भी हो गई। डैंग साहब, कोई नजर ही लग गई इस शहर को, मैं ये कहूँगा। जिस शहर का एसएसपी निहायत ही ईमानदार हो, जिसकी वर्दी पे कोई दाग ना हो, शिव कुमार शर्मा जैसा अपराइट डीआईजी हो, भीमसेन टूटी साहब बहुत ही आला ऑफिसर, उस शहर में ये हो क्या रहा है? अभी थोड़े दिनों पहले निक्की तवी में जो कत्ल हुआ एक परवेज का, उसको भी देखिए कैसा खूबसूरत कवर अप किया। ठीक है, एक मैनेजमेंट के तहत, उसे कहते हैं ना मैनेजमेंट। हो सकता है इस केस में भी कोई मैनेजमेंट हो। मैं आई विल बी डूइंग ग्रेव इनजस्टिस टू दीज अपराइट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। अब तो जो हालात बन रहे हैं, लगता है कि शायद कहीं से कोई दबाव है इनके ऊपर भी। ये दबाव कौन डाल रहा है पुलिस के ऊपर? और हुकूमत का तो एटलीस्ट दबाव नहीं है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, और बड़े फख्र से कहते हैं वो कि जम्मू कश्मीर में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पुलिस। जिसको लेनी आओ, सिक्योरिटी लेनी है, कुछ करनी है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की एक कैपिटल सिटी में ये हालात है कि 21 अगस्त का वाकया है और उसको ब्रांड किया जाता है कि ये रिंग रोड में एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोग 3 लोगों को जख्मी हालत में मेडिसिटी लाते हैं और कहते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ है। डैंग साहब, क्या बताऊं मैं आपको, मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा जम्मू कश्मीर का हमने तसव्वुर नहीं किया था, ऐसे जम्मू कश्मीर के लिए हमने कभी ख्वाब नहीं देखा था। और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मैं जिन लोगों को पर्सनली जानता हूं, और जिन लोगों को मैं, जिनकी ईमानदारी की मैं कसम खा सकता हूं, एटलीस्ट मुझे उनसे बड़ी तवक्कुआत है, और इस जम्मू शहर को बड़ी तवक्कुआत है। क्या दबाव है उनके ऊपर, कभी तो वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। अभी तो वो हॉट चेयर्स पे बैठे हुए हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन कहीं से तो कोई फोन शोन आते हैं ना, जो कहते हैं चीजों को दबा दो। कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मैं आपको एक चीज कहूंगा कि कत्ल जो है ना वो कभी छुपता नहीं है, उसकी जो खुशबू है ना वो बाहर आती है। और मैं किसी को कोई मोटिव नहीं आज एट्रीब्यूट करना चाहता, लेकिन जो अवाम के जज्बात हैं, बात तो करें हम लोग। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप बात करते हैं तो कुछ लोग आपसे नाराज होते हैं डैंग साहब। उनको नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा, मैं किसी का नाम लेके किसी की कोई रेपुटेशन या किसी की इमेज को टार्निश करना मेरा मेरा कोई फर्ज, वो मुझे कोई मजा नहीं आता इस बात में। मैं सिर्फ ये चीज कहता हूं
कि इंसाफ होना चाहिए। जब हम कहते हैं, हमारे एलजी साहब कहते हैं कि मैं यहाँ रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने आया हूँ। ये कौन-सा रूल ऑफ लॉ है एलजी साहब? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? आप मेरी एलजी साहब से गुज़ारिश है, कोई 2013 या 14 में ना डिवीज़न बेंच ने कहा था कि एट लीस्ट ये जो कैपिटल सिटीज़ है ना, जम्मू और श्रीनगर, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर साफ-सुथरा होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, जिस बेदाग पे कोई होना इल्ज़ाम चाहिए, ना हो। जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो। डैंग साहब, मुझे याद है, हमारे एक बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर्स थे, चंद वजूहात की वजह से वो आज नौकरी में नहीं है, उनका नाम है बसंत रथ। वो इस शहर में एसएसपी रहे हैं, तो कई बार उनसे मौका मिलता था बात करने का। वो कहते थे अक्सर, माई एसएचओ शुड बी द मोस्ट अनकंफर्टेबल पर्सन। वो रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे नाके चेक करते थे और थानों में जाते थे, ये देखने के लिए कि एसएचओ घर में सोया है या थाने में सोया है। बिल्कुल जाते आज उस पुलिसिंग की कमी है, ये मैं आपको कहूँगा। अगर किसी शख्स ने कोई अच्छा काम किया है, तो कहना चाहिए, हमें हिम्मत होनी चाहिए किसी की तारीफ़ करने के लिए। अब कोई ये ना कहे कि हाँ जी, बसंत राज जी आज नौकरी में नहीं है, तो हमें उनका जो अच्छा काम है, उसको वॉश आउट कर देना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा कि जोगिंदर जी, शिव कुमार जी, भीमसेन टूटी, ये नहायत ही ईमानदार ऑफिसर हैं पुलिस के, जिनके ऊपर मैं ये कहूँगा कि मैं एफिडेविट लिखने के लिए तैयार हूँ। आई कैन वाउच फॉर देयर इम्पेकेबल इंटेग्रिटी। लेकिन मेरी गुज़ारिश ये है अपने तीनों बड़े भाइयों से, हो क्या रहा है उनके अंडर? वो कमांडर हैं, वो जनरल हैं इस वक़्त शहर के, लेकिन कत्ल हो रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं शहर की पॉश कॉलोनी के अंदर। और डैंग साहब, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स, ये जो स्पा सेंटर्स और ये जो मसाज सेंटर्स हैं, इसको पुलिस को खुल के और जम्मू कश्मीर की सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा, ताकि इनकी कोई रेगुलेशन हो, कोई सिस्टम। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं, या कोई ये ना चाहे कि मैं किसी की लाइवलीहुड को मैं अफेक्ट करना चाहता हूँ। हमारे ही लोग हैं, हमारी ही बच्चियाँ, हमारे ही प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन with due regards and due respect to all these people who are running these centers, मुझे लगता है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इनके सेंटर्स चलने चाहिए, जहां हर एक खानदानी आदमी, शरीफ आदमी इस शहर का ओपनली अपॉइंटमेंट बुक करके वहां पे जाए और उस शख्स को ये डर ना हो कि मुझे वहां गोली मारी जाएगी, मेरी वहां पे वीडियो बनेगी, मेरी फिल्म बनेगी और मुझे कल को ब्लैकमेल किया जाएगा। और ये भी अंदेशा नहीं जाना चाहिए इस शहर में कि ये जो सेंटर्स हैं, ये ब्रॉथल्स बनने जा रहे हैं। मैं तभी मैंने वर्ड ब्रॉथल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब भी इस मामलात सामने आते हैं, तो इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उँगलियाँ उठाई जाती हैं। लेकिन ये उँगली नहीं उठाई जानी चाहिए। जब रेगुलेट आज इस शहर में 400 शराब की दुकान है, ठीक है? 400 शायद एक्साइज़ कमिश्नर ने लाइसेंस दिया हुआ, तो तभी तो शराब की दुकानें खुली हुई हैं ना। तो सरकार लोकेलिटी वाइज बताए कि भाई फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ये स्पा सेंटर्स, मसाज सेंटर्स, कौन इसके मालिक हैं, कौन इसकी वर्कर्स हैं, उनके टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कीजिए और सोशल मीडिया में डालिए। और जो लोग गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है? लेकिन ढेंग साहब, दिन दिहाड़े इस शहर में आंखों में, जिसे कहते हैं ना, धूल झोंकी गई है कि जवान लड़कियां महाराष्ट्र की, पता नहीं किन हालात से वो आई हैं, गुर्बत की, मुफलसी की, ड्रग ट्रैफिकिंग की या वीमेन ट्रैफिकिंग की शिकार हैं। वो इस शहर में एक मशहूर बस्ती में आके एक कोठी में उनको गोलियां मारी जाती हैं। 2 अशखास उनको उठा के, उन 3 लड़कियों को एक शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल में लाती हैं। वहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूशन को दी जाती है। उसके बाद एस्कॉम्स में इनको शिफ्ट किया जाता है और फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद एक बच्ची की वफात जो है जीएमसी में होती है। और इंटरेस्टिंगली, उस बच्ची की जो वालदा है,
वो कहती मैंने पोस्टमार्टम नहीं कराना। डैंग साहब, क्या ये बात, क्या ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? और आज इतने दिन हो चुके हैं, कहाँ 21 अगस्त और मुझे लगता है आज 23 सितंबर है। 1 महीने से ज़्यादा। आप मुझे बताइए डैंग साहब, मुझे नहीं, आप क्योंकि पत्रकार हैं, बताइए कोई गिरफ्तारी हुई है? लोग सुनना चाहते हैं। ये किसका स्पा सेंटर था? किसका ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक था? कौन उस बिल्डिंग का मालिक है? क्या इन सवालात के जवाब नहीं मिलने चाहिए? इसके सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने भी ज़िक्र किया कि मदर जो है वो अपनी उस बेटी का मतलब पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम। नहीं करवाना चाहती थी। और उसी स्टोरी को जो है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी टीम, उन्होंने भी उसी को कैरी किया। मतलब इतने एक्सपीरियंस होल्डर वहाँ पे, मतलब वो टीम के सारे लोग थे और उसके बावजूद मतलब इस तरह का मामला, जो कत्ल का मामला है, उसको एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया गया या करना पड़ा, मतलब ऐसा क्या था? डैंग साहब, ये जो टेलीफोन चलता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ। टेलीफोन, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी रूल ऑफ लॉ की इस जम्मू कश्मीर में क्या है कि इन ऑफिसरान के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, काश हम कहते तो हैं हम डेमोक्रेसी हैं। अब एक ही मंदिर जो इंसाफ का मंदिर है, जिससे हमें उम्मीद है, मैं गुजारिश करूंगा 15 हाई कोर्ट के जज हैं यहाँ पे और चीफ जस्टिस, क्यों नहीं सू मोटो कॉग्निजेंस लेते? और कौन से केस होते हैं जिसमें सू मोटो कॉग्निजेंस लेनी होती है? मुझे बताइए। मेरी गुजारिश है, मैं एक अदब और एहतराम की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता। मेरी हमेशा कोशिश रहती है बिना किसी को ठेस पहुंचाए। अब आप मुझे बताइए, रोना आता है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, सिंपली कि वो गरीब मस्कीन बच्चियां हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। पता नहीं उस माँ के ऊपर कितना दबाव होगा। उसको कहा होगा तुझे भी गोली मार देंगे, या उस माँ को कहा होगा तुझे पैसे दे देंगे, जिस तरह परवेज के केस में किया, निकी तवी वाले मसले में। कत्ल हो गया ना, फिजल आउट हो गया ना। अब कोई बात नहीं कर रहा, उसका जनाजा पढ़ लिया हमने उस केस का। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ? जब मैं कहता हूँ ना, जब मैं बात करता हूँ फिर नाराजगियां हो जाती हैं, कहते चुप कराओ यार इसको। तो लेकिन करें क्या? बात तो किसी को करनी है डैंग साहब, क्या बात नहीं करें? मतलब इसको एक्सीडेंट बना दे, 304 एक में कन्वर्ट कर दें। ये कत्ल नहीं है, तो जब कत्ल है फिर कत्ल छुपना क्यों चाहिए? मैं गुजारिश करूंगा अपनी हाई कोर्ट से, प्लीज स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं, डीजी पुलिस को कहें कि हाई कोर्ट को अवगत करें। हमारा विश्वास उठता जा रहा है रूल ऑफ लॉ पे। ये मैं आपसे बात कह रहा हूँ डैंग साहब, मजबूर हो गया मैंने कई बार मैं सोचता हूँ यार बात नहीं करो। मैं तो प्रोफेशनली एक वकील हूँ। लोग मुझे कहते हैं दिन ब दिन तू अपने लिए स्पेस कम करता जा रहा है, लोग तेरे दुश्मन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं अल्टीमेटली किसी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने हमें इस जमीन पर भेजा है, जिसने मुझे काला कोट भी दिया, कानून की पढ़ाई भी सिखाई, वहां तो हिसाब किताब होगा ना, मेरा भी तो होना ना हिसाब किताब, अकाउंटेबिलिटी तय होनी है। तो अल्लाह मियाँ ने पूछना है क्या तू सिर्फ पैसे लेके वकालत करता था? ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे, गरीब लोग थे, जिनका कोई वकील नहीं था, जिनके पास 10 लाख रुपए फीस देने के लिए नहीं थी, तूने क्यों नहीं बात की उन लोगों की? बस ये एक थोड़ा सा फिक्र है, एक एहसास है। तभी मैं आपके माध्यम से आज मैं खुल के अपने चीफ जस्टिस अरुण पल्ली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ विद फोल्डेड हैंड्स, सर प्लीज सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम डीजीपी जे&के what has happened in this case and why attempts are being made to cover up this matter। कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत है इस केस में जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ी बात, मेरी एक ही गुजारिश है कि एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर। फिर आप देखिए चीजें बाहर आएंगी। और क्राइम ब्रांच भी हमारी अपनी है। तो क्या डैंग साहब, जिसमें इस तरह से कवर अप किया गया, इस मामले को छुपाया गया कुछ हाथों के द्वारा, उसमें हो सकता है कुछ
सबॉर्डिनेट लेवल पे कुछ हमारे अपने लोग भी हों। तो क्या क्राइम ब्रांच जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा है, क्या इस मामले को फेयरली इन्वेस्टिगेट कर पाएगी? और क्या मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ, क्या ये मामला सीबीआई में नहीं जाना चाहिए? फॉर ए थॉरो एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। और अब देखिए, अब मैं कहते हैं ना, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या कहते हैं? क्या मेरे हक में फैसला करेगा? मैं ये कुछ जज्बात हैं अवाम के, लोगों के, और बहुत कम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं डैंग साहब। लोग इसलिए बात नहीं करते, लोग अपने ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहते। लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर नाम लिया है, अपने शहर के 3 मुदब्बर ईमानदार पुलिस ऑफिसरान का, जिनके लिए मैं पर्सनली वोच कर सकता हूँ कि उनकी वर्दी पे कोई दाग नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ डैंग साहब, ये जो टेलीफ़ोन है ना, ये वाला, ये टेलीफ़ोन जो आता है ना, ये काम खराब करता है। देखिए सर, पूरे जम्मू शहर में कुछ अफ़वाहें ये भी चल रही हैं कि कुछ कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है, कुछ कह रहे हैं 5 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। ऐसा भी कुछ संभावनाएँ हो सकती हैं? देखिए डैंग साहब, बात ऐसे है कि हमारी जो ख्वाहिशात है ना, डिज़ायर्स, वो अनलिमिटेड है, ठीक है? हम लोगों का जो हमारी लीगल रिम्यूनरेशन है ना, जो हमें अल्लाह ताला ने फ़िक्स की है, हमारी तनख्वाह, हमारे कुछ भाइयों का उसमें गुज़ारा नहीं होता है। जब उसमें गुज़ारा नहीं होता है, तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी-सी लक्ष्मण रेखा जो है ना, और कानून को बालाए ताक रखना पड़ता है। अब जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, चीज़ें कैसे बाहर आएँगी? आप कह रहे हैं 3 करोड़ का मामला, 5 करोड़ का मामला, ठीक है? अफ़वाहें हैं। ये अफ़वाहें हैं, ठीक है ना? मैंने आपको फिर कहा, सबसे ज़्यादा गुनाह है किसी को तोहमत लगाना डैंग साहब। मैं जब तक कोई प्रूफ़, कोई एविडेंस जो है, वो नहीं होगा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। बस एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ, मैंने आपको फिर कहा, आज मैं अपने चीफ़ जस्टिस साहब से गुज़ारिश करना चाहता हूँ, वो इस मामले का संज्ञान लें प्लीज़। अरुण पल्ली साहब को मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ, वो कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स के, हमारी हाई कोर्ट, और उनके तमाम जो कंपेनियन जजेस हैं, उन्होंने ओथ ली है हमारे भारतीय संविधान की, दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल अपहोल्ड द लॉज। आज ज़रूरत है मेरे जज साहिबान को, जो ओथ उन्होंने ली है, उस ओथ को ऑब्जर्व भी करना है। और वो ऑब्जर्व कैसे करना है? इस केस की इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट सुओ मोटो मॉनिटर करे। ये मेरी गुज़ारिश है। आप पता नहीं, मैं तो बोलता रहता हूँ ना, कोई मेरी सुनता है, कोई नहीं सुनता, और वैसे भी हम अल्लाह के आगे, भगवान के आगे, टेम्पल के आगे फरियाद करते हैं। हर एक फरियाद पूरी भी नहीं होती डैंग साहब। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उनके दरबार में जब आप गुजारिश करते हैं ना, प्रेयर करते हैं ना, वो बात कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं, वो पहुंचती है। और डैंग साहब, मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ, आज मेरे जो एलजी साहब है, उनसे, एलजी साहब, ये जो आप कंसिस्टेंटली 3-3, 4-4, 5-5 साल जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो फिर अपने आप को बादशाह समझते हैं उस कुर्सी का, उसका दुरुपयोग भी होता है। मेरी उनसे गुजारिश है, ज़रा देखिए तो सही, हमारे कैपे मैं दाएँ-बाएँ नहीं जा रहा, किसी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा रहा, शोपियाँ, पुलवामा में, ज़रा कैपिटल सिटी में देखें कि जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स हैं, पुलिस में और सिविल इंतज़ामिया में, वहाँ कितनी-कितनी देर से लोग बैठे हुए हैं। ज़रा कभी उसको भी तरफ थोड़ा ध्यान दें। काजू बादाम तो चलता रहेगा, मज़ाक चलता रहेगा, लेकिन ये सीरियस बात मैं कर रहा हूँ कि जब एक शख्स 5 साल किसी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे बैठेगा, वो मेरी थोड़ी सुनेगा बात, वो आपकी थोड़ी सुनेगा डैंग साहब। जिसने उसको लगाया, उसने उसी की बात सुननी है, और फिर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं डैंग साहब, मैं आपको सही में कहूँगा। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश है आपके माध्यम से, कभी मौका मिलता बात करने का। शुक्रिया आपका बहुत, आज छुट्टी भी थी, आप मेरे पास आए। तो ये कुछ सेंटिमेंट्स थे इस शहर के लोगों के, जो मुझे इतना प्यार करते हैं डैंग साहब, मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
ये जो मैंने बातें आपसे की हैं, ये शेख शकील के ख़्यालात नहीं हैं, ये मेरे अवाम के ख़्यालात हैं, ये मेरे डुग्गर प्रदेश के ख़्यालात हैं, ये मेरी उन माँओं के, बहनों के, मेरे वेल विशर्स के, मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड्स के, जो मुझे कंसिस्टेंटली फ़ीडबैक देते हैं कि शकील साहब, कुछ मामला इतना इम्पोर्टेंट मामला था, आपने बात ही नहीं की। ये सारे जो कमेंट्स मुझे मेरी पोस्टों पे आते हैं, ये वो जो जज़्बात हैं, जो मैं आपके द्वारा मैं चाहता हूँ कि हमारे डीजी साहब तक पहुँचे, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनकी कंपेनियन जो टीम है, उन तक पहुँचे और साथ में जो हमारे इस वक़्त जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर के जो बादशाह सलामत हैं, मनोज सिन्हा साहब हैं, उन तक पहुँचे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। एडवोकेट शेख शकील जी हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।